आलोक एकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है कांग्रेस का अंतरकलह। ये कांग्रेस पर हम लोग पर चर्चा करेंगे और क्योंकि हम दोनों के एक साथ आने की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो कोशिश करें कुछ वीडियो एक साथ मिलकर के हम लोग बनाते हैं। तो कांग्रेस के अंतरकलह पर हम लोग पर चर्चा करेंगे और ये बताएंगे, आप देखेंगे पंजाब में हो, राजस्थान में हो या छत्तीसगढ़ में हो, नेतृत्व को लेकर के राज्य में और केंद्र और राज्य में विवाद चल रहे हैं। तो इस पे हम लोग आज बात करते हैं। मैडम नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा हुई थी। हम में से बहुत सारे लोग इस तथ्य से परिचित हैं। और मुंबई के गोकुल प्रसाद जमुना दास इंटर कॉलेज में हुई थी जी। दिसंबर में ये इसका अधिवेशन आरंभ हुआ और तब से ये परंपरा शुरू हो गई कि दिसंबर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हर वर्ष मनाया जाता है। कांग्रेस की स्थापना के साथ ही ऐसा लगता है कि इसके अंतरकलह और इसके विभाजित होने के बीच पड़ गए थे, क्योंकि इस संस्था का निर्माण एक सेफ्टी वॉल्व के तौर पे अंग्रेजों द्वारा ही किया गया था। सेफ्टी वॉल्व का मतलब वो कुकर की सीटी ऐसे करके अगर सीटी में कुछ फंसता है ना तो कुकर नहीं फटता, वो वॉल्व निकल जाता है। यानी अगर इस देश में जो 1857 पर विद्रोह हुए थे, अब वो अंग्रेज चाहते थे कि विद्रोह दोबारा ना हो, इसीलिए कांग्रेस को इसलिए बनाया गया था कि देश के जनता का मूड जान सके। भारतीय राष्ट्रवाद के उबाल का जो प्रेशर है वो कांग्रेस रूपी सीटी से बाहर निकल इसलिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इसके चरित्र में कुछ ऐसी खामियां इसके निर्माण के समय से ही पड़ गई थी जिसको हम आज तक देखते आ रहे हैं, और संभवतः महात्मा गांधी ने इसका अनुमान लगा लिया था, तभी उन्होंने स्वतंत्रता के बाद पुरानी कांग्रेस को समाप्त करने का एक सुझाव दिया था कांग्रेस को कि नए सिरे से इसका गठन होना चाहिए। जिसका कारण ये भी था कि स्वतंत्रता से पहले सत्ता के लालच में जो लोग अंग्रेज़ों के साथ जुड़े थे, जैसे ही उन्होंने ये घोषणा की कि अंग्रेज़ भारत को छोड़ देंगे, वो सारे लोग कांग्रेस के साथ जुड़ गए और जो इसका राष्ट्रवादी चरित्र था उसमें चाटुकार लोगों की प्रधानता स्वतंत्रता के जस्ट बाद होगी। और अगर इसे हम देखें तो कांग्रेस के जो 1885 के अधिवेशन से 1895 और 1900 के बीच में बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जहां कांग्रेस दो धड़े में बटी हुई दिखती है, नरम दल और गरम दल। जो नरम दल के लोग थे वो चाटुकारिता या उनकी पसंदीदा व्यवस्था थी कि अंग्रेजों से बटरिंग करके उनको खुश करके कुछ प्राप्त कर लिया जाए। ये अलग बात है, चाहना अपने देश के लिए कुछ पाना चाहते थे, लेकिन उनका रास्ता मैडम अलग था। लेकिन जो गरम दल थे जिसमें बाल, लाल और पाल शामिल है, यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, ये लोग वो कहते थे कि नहीं, हम सख्ती से बात करेंगे। यानी कांग्रेस की स्थापना के बाद से ही कांग्रेस के अंदर वैचारिक तनाव, वैचारिक मतभेद बहुत तेजी से उभर रहे थे और वो समय समय पर बहुत बड़ी मात्रा में हमें राष्ट्रीय आंदोलन में दिखाई देते हैं। यद्यपि लोकतंत्र का मूल ही है कि लोगों के विचार अलग हों और उनमें मतभेद हो, लेकिन वो मतभेद किसी भी तरह के विभाजन को क्रिएट ना करे, बल्कि कुछ पॉजिटिव लेकर के आए जो देश के लिए, समाज के लिए हितकारी हो। तो हमें कभी भी कांग्रेस के मतभेद से आपत्ति नहीं रही है, आपत्ति है उसके बाद होने वाले विभाजन से और उसका जो दुष्प्रभाव राष्ट्र में पड़ा। आज भी हम इसे समझ सकते हैं। लोकतांत्रिक देश में मजबूत विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है और कांग्रेस को हम इस समय एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में देखना चाहते हैं। संभवतः इसीलिए उस पर चर्चा भी कर रहे हैं, जबकि जो रूलिंग पार्टी है उसने नारा दिया हुआ है कांग्रेस मुक्त भारत। लेकिन क्या है, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात होगी कांग्रेस मुक्त भारत? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस को का जो लंबा अनुभव है देश पे शासन करने का, उसमें उसे सब कुछ मालूम है कि सरकार कहाँ कमियां कर सकती है, जनता के हित में क्या क्या है, और जितने अच्छे विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभा सकता है और जनता में एक पॉजिटिव मैसेज दे सकता है ताकि जनता उन्हें फिर से सत्ता सौंपे। कांग्रेस से कोई दुश्मनी नहीं है किसी की भी,
लेकिन उनका जो मतभेद है वो इतना ज़्यादा पार्टी के अंदर ही प्रभावी हो जाता है कि पार्टी टूट की कगार में पहुंचती है। और इसके बहुत सारे इतिहास में लक्षण आपको दिखाई देंगे। कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन में भी बटी है और नेतृत्व को लेकर के बटी है। नेतृत्व के आंदोलन के बंटवारे का सबसे बड़ा प्रभाव दिखाई देता है जब पट्टाभी सीतारमैया चुनाव हार जाते हैं और गांधी के समर्थन के बाद में भी, और सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत जाते हैं। 1938 का शायद चुनाव है और त्रिपुरी अधिवेशन में हुए थे और गांधी ने कहा कि ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, मेरी स्वयं की हार है। और उस समय पर भी राष्ट्रवादी विचार कांग्रेस पे हावी होते हैं। तो कुछ ऐसे ही कांग्रेस के अंदर है कि कांग्रेस सबको खुश करके चलना चाहती है। और आप जानते हैं राष्ट्रीय नेतृत्व, मजबूत सक्षम नेतृत्व सबको खुश नहीं कर सकता। और यहीं पे गांधी जी का जो ये उद्धरण था कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है, शायद यहीं से कांग्रेस के वंशवादी चरित्र का आरंभ हमें दिखाई देने लगता है कि जो प्रमुख व्यक्ति है उसी की बात मानी जाएगी। लोकतंत्र और आम सहमति को कहीं ना कहीं कांग्रेस में दबा दिया जाएगा और ये चरित्र में आज तक दिखाई देता है। देखो मैडम, उसमें दिखाई देता है ना कि सुभाष चंद्र बोस काम नहीं कर पाए जीतने के बाद। गांधी के समर्थकों का समर्थन नहीं मिला उन्हें। और गांधी गांधी जैसे लोग थे, गांधी के विचारों को जो आज भी कहते हैं कि हम गांधी के विचारों को मानते हैं, उस पार्टी के अंदर सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा का सम्मान नहीं मिला। जबकि कांग्रेस पार्टी ब्रिटिश सत्ता से लड़ रही थी और वो कहती है सबके डेमोक्रेटिक पार्टी है। डेमोक्रेसी में जब कोई व्यक्ति जीतता है, अभी सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में निर्णय आया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जीत जाता है बहुमत के आधार पर, उसकी बात माननी चाहिए। लेकिन कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस की बात नहीं मानी और इवन देन इतना उनको जाके जलील किया गया या उन्हें टॉर्चर किया गया या उनको इतना असहयोग दिया गया कि उन्हें 1 वर्ष बाद ही अपना इस्तीफा देना पड़ा। और फिर वो कांग्रेस की विचारधारा से पूरी तरह अलग ही हो गए और एक अलग ही लाइन उन्होंने पकड़ी। ये विवाद का विषय हो सकता है कि उस समय क्या ठीक था, किसने क्या सही किया, क्या गलत किया, पर सुभाष चंद्र बोस जैसे नेतृत्व का देश से छिटक के अलग हो जाना और स्वतंत्रता के बाद उनके जैसे चरित्र के व्यक्ति का राष्ट्र में कोई योगदान ना ले पाना, ये राष्ट्र के रूप में हमारी हार है। और जो योगदान उन्होंने दिया, वो जब अफगानिस्तान गए, जर्मनी गए, हिटलर से मिले, फिर नेपाल गए, नेपाल के सहयोग से उन्होंने भारत पर हमला किया और नॉर्थ ईस्ट में कुछ विजय भी प्राप्त की, पर भारतीयों ने उनका सहयोग नहीं किया। तो जो सहयोग या जो चीज़ें उनसे मिलनी चाहिए, जो चीज़ें, काश अगर कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस को एब्जॉर्ब कर लिया होता और उन्हें वो काम न करना पड़ता जो जापान जाके उन्होंने किया, तो देश को ज़्यादा बेहतर नेतृत्व प्राप्त होता। आज देश दूसरी जगह पर होता। बिल्कुल सही है सर, पर हम जानते हैं कि इतिहास में घटित चीज़ों को हम इफ बट या बदल सकने की स्थिति में नहीं होते, केवल उससे सीख सकते हैं। और कांग्रेस ने नहीं सीखा। कांग्रेस नेतृत्व ने कभी उसे सीखने का प्रयास नहीं किया। स्वतंत्रता के बाद भी कांग्रेस में अनगिनत विभाजन हुए। अर्स कांग्रेस के रूप में कर्नाटक राज्य के छत्रप थे, उन्होंने। और बाकी आप जानते हैं कि वो शरद पवार जी की कौन सी पार्टी है, वो बटी, ममता बनर्जी की पार्टी बनी और एनडी तिवारी की एक पार्टी बनी थी, पीए संगमा ने एक डिवीज़न हुआ था। और कभी भी कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने किसी को अहमियत नहीं दी। सारे के लोग छिटक जाते रहे और इवन देन इतने वो ताकतवर लोग थे कि वो राज्यों में आज अपनी सरकारें चला रहे हैं और कांग्रेस नेतृत्व जो है बैठा हुआ है आंखें मूंद के। और 3 राज्यों में भी यही स्थिति कहीं ना बने कि कांग्रेस नेतृत्व की ही हठधर्मिता है, अलोकतांत्रिक विचार हम अगर कहें, क्योंकि देखिए केंद्रीय नेतृत्व के पास सारी शक्तियां हैं। पंजाब का मैं उदाहरण दें, सिद्धू को जबरदस्ती खड़ा किया कैप्टन अमरिंदर सिंह के अगेंस्ट में। चुनाव जिताने वाले का कांग्रेस में कोई सम्मान नहीं है, जबकि लोकतंत्र में आधार है चुनाव जीतना। चुनाव जीतने वाले के तो चरण वंदन करना चाहिए। और देखिए 2021 में भी सम्मान नहीं है कैप्टन अमरिंदर सिंह का और 1938 में भी सम्मान नहीं था सुभाष चंद्र बोस का। ये मैं क्या हूँ, देखिए इसमें कोई कांग्रेस पार्टी की बुराई नहीं है। दिस इज द एनालिसिस। हमने एक और वीडियो में आपको बताया है कि हम लोग कोशिश करते हैं न्यूट्रल होके एनालिसिस करने का, क्योंकि हमारा मानना है कि इस राष्ट्र को आज भी कांग्रेस की ज़रूरत है, क्योंकि जो सशक्त विपक्ष की भूमिका इस समय वो निभा सकते हैं वो नहीं निभा रहे हैं। और क्या कहा जाए, बड़े आहत हैं। कांग्रेस को लोग
उन नज़रों से देखती है कि आप अपने नेतृत्व और अपने इतिहास का लाभ उठाइए, पर कांग्रेस नेतृत्व उससे सीखने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात बीजेपी कर रही है, वो बीजेपी स्वयं कांग्रेस को खत्म करेगी या कांग्रेस स्वयं खत्म होगी? क्योंकि 3 राज्यों में अगर कांग्रेस की पार्टियां जीत नहीं पाती चुनाव या किसी वजह से चुनाव में हार जाती है, तो मेरे अंदाज से फिर और कोई राज्य बचा नहीं है जहां कांग्रेस की पार्टी सत्ता में हो। मेजर कोई राज्य नहीं है जो सत्ता में रन करते हो। मुझे तो कांग्रेस नेतृत्व की आत्ममुग्धता ही समझ में नहीं आती, और उनके यहाँ नेतृत्व की क्या परिभाषा यही समझ में नहीं आता। केवल एक परिवार के 2 लोग ही नेतृत्व। तो क्या कांग्रेस पार्टी का मतलब केवल गांधी नेहरू परिवार है? कांग्रेस पार्टी का सिर्फ अर्थ है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी और उसके बाद राजीव गांधी का जो व्यक्तिगत परिवार है वही कांग्रेस है। ये गलत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो 1885 में बनी थी, भले अंग्रेज ने बनाई थी, लेकिन अंग्रेजी मानसिकता की गुलाम नहीं थी। स्वतंत्रता आंदोलन उसका बहुत बड़ा योगदान था। कांग्रेस पार्टी मतलब भारतीयों की पार्टी जी। तो उसमें एक परिवार की पार्टी बनकर अगर वो रहेगी, उसमें लोकतांत्रिक मूल्यों का हरण होगा। अगर उसमें लोकतांत्रिक मूल्य का बीजारोपण नहीं किया जाएगा तो फिर उसका हनन, उसका क्षरण इसी तरह होगा। क्यों? क्योंकि भारत में अब लोकतंत्र बहुत गहरी जड़ें जमा चुका है। जी हाँ। और कांग्रेस के जो अभी 23 बड़े प्रभावशाली नेता थे जिन्होंने केंद्रीय नेतृत्व में श्रीमती सोनिया गांधी को पत्र लिखा, उनकी भी बात नहीं सुनी गई, उनको भी साइड लाइन कर दिया गया। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब आप सारे बड़े नेताओं को साइड लाइन कर देंगे तो आपके पास नीचे के वर्कर्स तो हैं ही नहीं। आज आपको कांग्रेस का कार्यकर्ता बनने वाले युवा नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी में युवाओं का अकाल है, और एक वो 56 वर्ष के उस व्यक्ति को युवा माना जाता है। तो ये एक न्यूट्रल आलोचना है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में जितने बचे हैं लोग शायद नेता ही हैं। कार्यकर्ता के जो एक समय कांग्रेस यूथ विंग हुआ करती थी, जैसे इस समय बीजेपी के लिए बहुत सारे उसके सब्सिडरी जो ग्रुप है वो काम करते हैं, कांग्रेस के लिए भी यूथ विंग जैसी चीज़ें खत्म हो गई, सारी चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। कांग्रेस का मतलब एक परिवार, एक पार्टी तक हो गया है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस का जो विघटन है ये भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए उचित नहीं है। इसलिए मेरी ये प्रार्थना है, अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं तक मेरी बात पहुंच रही हो, और वैसे वो सारी चीज़ें वो बहुत जानते हैं, बट एक आम व्यक्ति की बात भी है कि कांग्रेस पार्टी को रियल में अब लोकतांत्रिक होना होगा। उन्हें 1885 के चरित्र को छोड़ना होगा, 1938 के चरित्र को छोड़ना होगा, और 1977 के चरित्र को भी छोड़ना होगा, और अपने सत्तावादी चरित्र को भी छोड़ना होगा। ये स्वीकार करें कि वो विपक्ष में है, और विपक्ष में रह के भी सकारात्मक और पॉजिटिव काम किया जा सकता है। और अगर वो करते हैं तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात होगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जो परिचर्चा हम लोगों ने प्रारंभ की है उसे अब हम समाप्त करने की तरफ जा रहे हैं। मैंने कुछ अगर रह गया हो तो आप और बता दीजिए। जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि भारत को कांग्रेस मुक्त केवल कांग्रेस ही कर सकती है, और जो अपने कृत्यों से वो करती हुई नजर भी आ रही है। बाकी कांग्रेस मुक्त भारत कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई है कि जैसे एक नारा दिया गया था कि इंडिया इज इंदिरा, मेरा मानना है कि कांग्रेस इज आल्सो इंडिया। बिल्कुल, इंडिया एंड कांग्रेस इज इंटीग्रेटेड टू ईच अदर। बट लेकिन उसे इस मूल भावनाओं को याद रखना होगा। कभी भी ऐसे बहुत सारे वो निर्णय लेती है जो राष्ट्रीय चरित्र के अगेंस्ट दिखता है। बिल्कुल, तो उससे बचना। हम जैसे आम नागरिक इस चीज को महसूस कर रहे हैं, और स्वयं पार्टी के लोग और पार्टी का नेतृत्व इसे महसूस नहीं कर रहा। ये भाग्य की विडंबना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हमारी व्यक्तिगत क्या विचारधारा है, हम बीजेपी को पसंद करते हैं या कांग्रेस को पसंद करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। मेरी अपनी पहचान, मेरी अपनी विचारधारा अलग है। आज का वीडियो सिर्फ कांग्रेस की उस सोच पर निर्भर करता है, और बड़ा दुख होता है कि कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस के लोग ही डुबा रहे हैं। जो एक एक व्यक्तियों की पार्टी हुआ करती थी, वो पार्टी अब एक परिवार या किसी एक व्यक्ति की पार्टी अगर होकर रह जाएगी तो निश्चित बात है उसका क्षरण होगा ही होगा। उसे फ्यूडल कैरेक्टर से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में विचारों का भिन्नता होनी उतनी ही आवश्यक है जैसे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन, क्योंकि एक सांस ली जाएगी दूसरी छोड़ी जाएगी, तो सभी की ज़रूरत है और सबका स्वस्थ रूप से होना आवश्यक है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। और अगर ये वीडियो चैनल आपको पसंद आता है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लोगों तक शेयर करिए। हमारी बातें जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी समाज के लिए उतने फ़ायदेमंद होंगी, और मेरे लिए भी कुछ बेनिफिट मुझे मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं तो वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। ना पसंद आए तो भी कमेंट जरूर करिए। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।